नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं साहित्य जगत की एक बहुत बड़ी वापसी के बारे में। लगभग 2 दशक हो गए हैं ना। और अब किरण देसाई लौटी हैं अपने नए उपन्यास द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी के साथ। हमारे पास इस उपन्यास की एक बहुत ही डिटेल्ड मतलब गहराई में जाने वाली समीक्षा है। तो आज हम उसी समीक्षा के जरिए इस उपन्यास को समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ये उपन्यास खुद काफ़ी बड़ा है, लगभग 700 पन्नों का। तो ये विश्लेषण क्या कहता है, इसके मुख्य पहलू क्या हैं, यही जानने की कोशिश करेंगे। और सोचिए, इसका टाइटल ही कितना मतलब विरोधाभासी लगता है। सोनिया और सनी, नाम तो रोशनी वाले हैं, उम्मीद वाले, लेकिन जो सेंट्रल थीम है वो है अकेलापन, लोनलीनेस। तो इसी पहेली को खोलते हैं आज। हाँ, और ये सिर्फ वो रोजमर्रा वाला अकेलापन नहीं है। मतलब समीक्षा के अनुसार देसाई ने इसे एक गहरे दार्शनिक स्तर पर बुना है। ये उपन्यास आसानी से किसी एक कैटेगरी में फिट नहीं होता। इसमें कई परतें हैं, ये काफी जटिल काम है। बिल्कुल। तो फिर शुरुआत लेखिका से ही करते हैं। किरण देसाई 2006 में द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए बुकर प्राइज मिला था। इतने लंबे गैप के बाद वापसी, तो जाहिर है उम्मीदें तो बहुत थीं। स्वाभाविक है, बिल्कुल। उनका पिछला उपन्यास प्रवास पर था, अपनी जड़ों से उखड़ने के दर्द पर, और वो जो औपनिवेशिक इतिहास की विरासत है उस पर। तो ये नया उपन्यास सोनिया एंड सनी समीक्षा के हिसाब से उन्हीं धागों को आगे बढ़ाता है। पर इसका दायरा, इसका कैनवस बहुत ज्यादा बड़ा है। कहानी फैलती है भारत से लेकर अमेरिका के वर्मोंट तक, फिर न्यूयॉर्क। तो इसे आप एक तरह से पारिवारिक कहानी कह सकती हैं, आप्रवासी कहानी भी है, और एक कलाकार के अपने अंदर के संघर्ष की कहानी भी। कई पीढ़ियों की कहानियां हैं इसमें उलझी हुई। और कहानी के केंद्र में दो मुख्य पात्र हैं, सोनिया और सनी। सोनिया जो भारत से वर्मोंट आती है पढ़ने, वो लेखक बनना चाहती है, महत्वाकांक्षी है, लेकिन उस पर मतलब परिवार की उम्मीदों का बोझ है और एक नई संस्कृति में फिट होने की चुनौती। यहाँ एक दिलचस्प बात सामने आती है। समीक्षा बताती है कि उसका असली संघर्ष ये है कि क्या उसे वो बिकाऊ भारतीय कहानियां लिखनी चाहिए जो पश्चिमी प्रकाशकों को चाहिए होती है, वही घिसी-पिटी एग्जॉटिक टाइप की, या फिर अपनी सच्ची आवाज में लिखे, भले ही वो मुश्किल हो। सही। और दूसरा है सनी, जो न्यूयॉर्क में पत्रकार है। वो जूझ रहा है बिखरी हुए पारिवारिक रिश्तों से और एक प्रवासी भारतीय होने के जो अंतर्विरोध है उनसे। समीक्षा के नजरिए से देखें तो वो उस खास, क्या कहते हैं, अप्रवासी दुविधा का प्रतीक है। एक तरफ तो पश्चिमी दुनिया में सफल होना है, हाँ। और दूसरी तरफ अपनी जड़ों का, अपनी संस्कृति, अपनी यादों का वो बोझ है जिसे वो छोड़ नहीं पाता। और समीक्षा ये भी साफ करती है कि ये कोई टिपिकल लव स्टोरी नहीं है ना। सोनिया और सनी की जिंदगियां टकराती हैं, अलग होती हैं, फिर जुड़ती भी हैं। लेकिन ये रिश्ता किसी रोमांटिक मंजिल से ज्यादा एक साझा अकेलेपन का है, मतलब शेयर्ड एलियनेशन। तो समीक्षा के हिसाब से ये जानबूझकर पारंपरिक प्रेम कहानी के ढांचे को तोड़ा गया है। हाँ, विश्लेषण तो यही कहता है, ये जानबूझकर है, शायद ये दिखाने के लिए कि आज की दुनिया में रिश्ते कैसे होते हैं, सीधे सपाट नहीं। उनका बंधन आपसी समझ पर है और उस अकेलेपन की साझेदारी पर ज्यादा है, न कि किसी फिल्मी रोमांटिक सपने पर। और हाँ, ये कहानी सिर्फ सोनिया और सनी की नहीं है। समीक्षा इस बात पर खास जोर देती है कि जो सहायक पात्र हैं, माता पिता, दादा दादी, दोस्त, उन्हें भी कमाल की गहराई दी गई है। अच्छा। उनकी अपनी कहानियां हैं जो बड़ी कहानी का हिस्सा बनती हैं, और उनसे पता चलता है कि कैसे इतिहास, जैसे कि कॉलोनियलिज्म या पार्टीशन, और पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले दुख या वो अनकहे सदमे, जिसे हम जेनरेशनल ट्रॉमा कहते हैं, वो परिवारों को कैसे अंदर तक प्रभावित करते हैं। कई आलोचकों ने तो ये भी माना है कि उपन्यास के कुछ सबसे यादगार हिस्से इन्हीं सहायक किरदारों से जुड़े हैं। अच्छा, तो चलिए फिर इसके बड़े विषयों पर आते हैं। पहला और सबसे साफ तो शीर्षक में ही है, अकेलापन। बिल्कुल। लेकिन ये समीक्षा कहती है कि ये कई तरह का है। बिल्कुल। एक तो है वो आप्रवासी वाला अकेलापन, जैसे वर्मोंट का ठंडा वीरान माहौल, वो सोनिया के मन के अलगाव को दिखाता है। ये न्यूयॉर्क की भीड़ में भी सनी का तन्हा महसूस करना। फिर है पीढ़ियों के बीच का अकेलापन, माँ बाप और बच्चों के बीच वो गैप, वो कम्युनिकेशन की कमी, पुरानी पीढ़ी के अनकहे दर्द। फिर कला का अकेलापन भी है। कला का अकेलापन, वो कैसे? मतलब जब सोनिया को लगता है कि लोग उसकी लेखनी को नहीं बल्कि उसकी भारतीयता की एक बनी बनाई छवि को देखना चाहते हैं, तो वो अपनी कला में भी अकेली पड़ जाती है।
और यहाँ तक कि एक तरह का अस्तित्वगत अकेलापन भी, वो एहसास कि इंसान आखिर में है तो अकेला ही। ये तो काफी गहरा है। अच्छा, दूसरा अहम विषय जिस पर इस विश्लेषण में काफी जोर दिया गया है वो है आवाज का सवाल, द क्वेश्चन ऑफ वॉइस। यानी वैश्विक मंच पर भारत जैसी जगहों की कहानियां कौन सुनाएगा और कैसे सुनाएगा। सोनिया पर दबाव है कि वो बिकने वाली कहानियां लिखें, वही एग्जॉटिक मसाले वाली, लेकिन वो इसका विरोध करती है। और यहीं ये बात दिलचस्प हो जाती है। विश्लेषण इसे सिर्फ सोनिया का संघर्ष नहीं मानता, वो इसे देसाई की अपनी स्थिति पर एक क्या कहते हैं मेटा टिप्पणी की तरह देखता है। अच्छा, मतलब कहानी के जरिए कहानीकार की अपनी चुनौतियों पर बात करना। हाँ बिल्कुल। एक भारतीय मूल की लेखिका पश्चिमी साहित्यिक बाजार में अपनी असली आवाज कैसे बचाए रखे, तो ये उपन्यास सिर्फ कहानी नहीं कहता, ये कहानी कहने के संघर्ष की कहानी भी कहता है। साहित्य जगत की राजनीति पर भी एक तरह की टिप्पणी है ये। समझ गया। फिर प्रवास और पहचान का मुद्दा, ये तो देसाई के लेखन का एक तरह से स्थायी भाव रहा है। सोनिया और सनी दोनों ही एक दोहरी पहचान के साथ जी रहे हैं, विरासत से भारतीय पर पले बढ़े पश्चिमी माहौल में। सही कहा। और समीक्षा इस बात पर जोर देती है कि उपन्यास प्रवास को किसी आसान सफर या जीत की तरह नहीं दिखाता। इसे एक क्षति, एक बिखराव और फिर धीरे धीरे खुद को जोड़ने, एक नई पहचान गढ़ने की बहुत जटिल और अक्सर दर्दनाक प्रक्रिया के रूप में दिखाया गया है। यहीं पर परिवार और इतिहास का पहलू भी जुड़ता है। उपन्यास ये दिखाता है कि कोई भी अपने परिवार और अपने इतिहास की छाया से पूरी तरह बच नहीं सकता, चाहे वो अंग्रेजी राज के निशान हो, बंटवारा हो या जाति और वर्ग के पुराने समीकरण। ये सब आज भी किरदारों की जिंदगी को प्रभावित कर रहे हैं। मतलब उनके निजी दुख दर्द भी असल में बड़े सामाजिक और ऐतिहासिक धागों से जुड़े हैं। बिल्कुल। अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़ें तो समीक्षा यही कहती है कि ये दिखाता है कि व्यक्तिगत अकेलापन भी अक्सर बड़ी ऐतिहासिक और सामाजिक ताकतों का ही नतीजा होता है। और एक और विषय था कला। समीक्षा कहती है कि कला यहाँ मुक्ति भी है और बोझ भी। सोनिया के लिए लिखना एक तरह से बचाव है, पर यही उसे फंसा हुआ भी महसूस कराता है। तो क्या ये उपन्यास कला की स्वतंत्रता पर भी कोई सवाल उठाता है? हाँ, ये सवाल तो उठता ही है। क्या कला कभी पूरी तरह आजाद हो सकती है, या वो हमेशा बाजार की, दर्शकों की, आलोचकों की उम्मीदों के दबाव में रहती है? सोनिया का संघर्ष इसी सवाल को सामने लाता है। ठीक है, अब जरा उपन्यास की शैली और इसकी बनावट पर बात करते हैं। जैसा आपने शुरू में कहा था, ये लंबा उपन्यास है, करीब 700 पेज। तो क्या कहानी सीधी सीधी चलती है, एक लाइन में? नहीं, बिल्कुल नहीं। विश्लेषण यही बताता है कि कहानी सीधी रेखा में नहीं चलती। वो किरदारों के बीच, जगहों के बीच, भारत, वर्मोंट, न्यूयॉर्क और समय के बीच, मतलब अतीत और वर्तमान के बीच कूदती रहती है, भटकती रहती है। कभी कभी ये पाठक को थोड़ा कंफ्यूजिंग भी लग सकता है। और लिखने का स्टाइल, समीक्षा कहती है, वो भी मिक्स है। हाँ, वो भी मिला जुला है। कहीं भाषा बहुत काव्यात्मक है, लिरिकल, तो कहीं तीखा व्यंग है, और फिर अचानक से कहानी भयानक या सपनों जैसी अजीब अति यथार्थवादी घटनाओं की तरफ मुड़ जाती है। अच्छा। हाँ, भावनात्मक तौर पर भी बहुत उतार चढ़ाव हैं। दुख, हंसी, डर, सब कुछ मिलेगा। तो ये बदलाव क्या समीक्षा ऐसे उपन्यास की खूबी मानती है या कमी? ये पाठक के लिए चौंकाने वाला नहीं होगा? समीक्षा इसे एक साहसिक प्रयोग मानती हैं। उनका कहना है कि ये उपन्यास के बिखरे हुए जटिल विषयों के हिसाब से ठीक बैठता है, लेकिन हाँ, वो ये भी मानते हैं कि ये शैलीगत जोखिम हर किसी को पसंद नहीं आएगा, ये चौंकाने वाला हो सकता है। इसी से जुड़ा है सिंबलिज्म, यानी प्रतीकवाद का इस्तेमाल। जैसे वर्मोंट की बर्फ, वो सोनिया के अंदरूनी ठंडेपन, उसके अलगाव को दिखाती है, या न्यूयॉर्क की भीड़, जो बाहरी चहल पहल के बावजूद अंदरूनी अकेलेपन का प्रतीक बन जाती है। पुरानी चिट्ठियां हैं, डायरियां हैं, वो दिखाती हैं कि कैसे यादें और इतिहास जिंदा रहते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी। समीक्षा में इंटरटेक्सुअलिटी का भी जिक्र था। मतलब कैसे ये उपन्यास दूसरी किताबों, विचारों या कलाओं से जुड़ता है। इसके बारे में विश्लेषण क्या कहता है? ये क्यों अहम है? विश्लेषण के मुताबिक ये तकनीक सोनिया की जो निजी यात्रा है उसे एक बड़े बौद्धिक और सांस्कृतिक दायरे में रखती है। ये दिखाती है कि उसका संघर्ष सिर्फ उसका अपना नहीं है, ये साहित्य, दर्शन और कला के बड़े सवालों से भी जुड़ा हुआ है।
इससे उपन्यास को और गहराई मिलती है। तो इतने सारे गहरे और जटिल विषयों को बुनने के बाद समीक्षा आखिरकार इस उपन्यास की सबसे बड़ी ताकतों के रूप में क्या देखती है? इसके प्लस पॉइंट्स क्या हैं? इस मूल्यांकन के हिसाब से सबसे बड़ी ताकतें हैं, पहली, इसकी भावनात्मक गहराई। खासकर अकेलेपन का जैसा चित्रण है वो बहुत असरदार है। दूसरी, पात्रों का चित्रण बहुत सजीव है, यहाँ तक कि छोटे छोटे किरदार भी आपको याद रह जाते हैं। तीसरी, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक बारीकियों को बहुत संवेदनशीलता से पकड़ा गया है, मतलब भारत को किसी क्लीशे में नहीं बांधा गया। सही। चौथा, उपन्यास का महत्वाकांक्षी दायरा, इतनी बड़ी फैली भी कहानी कहने का साहस दिखाना। और पांचवा, देसाई की भाषा जो बहुत काव्यात्मक और सुंदर है। और क्या इसमें कुछ चुनौतियां भी हैं? मतलब कुछ ऐसी बातें जिनका जिक्र समीक्षा करती है कि ये पाठक के लिए मुश्किल हो सकता है? हाँ, चुनौतियां भी बताई गई हैं। पहली तो उपन्यास की लंबाई ही है, 700 पेज, सब्र चाहिए और कुछ हिस्से धीमे लग सकते हैं। दूसरी चुनौती इसकी जटिलता है, बहुत सारे पात्र हैं, कहानी आगे पीछे होती है, शैली बदलती है, तो पाठक को ध्यान लगाकर पढ़ना पड़ता है। तीसरी बात अपेक्षाओं से जुड़ी है। सोनिया एंड सनी नाम सुनकर कोई हल्की फुल्की प्रेम कहानी सोचे हाँ, शायद तो निराशा हो सकती है। ये उपन्यास उस बारे में कम, अकेलेपन के बारे में ज्यादा है। और चौथी चुनौती शैली से जुड़ी है। कहानी में जो अति यथार्थवादी या जादुई यथार्थवाद वाले हिस्से हैं वो शायद कुछ पाठकों को बिखरे हुए लगें, कहानी से कटे हुए लगें। तो दुनिया भर में बाकी जगहों पर इस उपन्यास को कैसा रिस्पॉन्स मिला है? समीक्षा में कुछ और आलोचनाओं का जिक्र है? हाँ, समीक्षा कुछ प्रमुख प्रतिक्रियाओं का हवाला देती है। जैसे द गार्डियन ने इसे चकाचौंध कर देने वाला महाकाव्य कहा, मतलब डैज़लिंग एपिक। पब्लिशर्स वीकली ने पात्रों की गहराई और कहानी के ग्लोबल फैलाव की तारीफ की है। अच्छा। वहीं कुछ शुरुआती पाठकों की राय थोड़ी मिली जुली हुई है। कई इसे उत्कृष्ट मानते हैं पर कहते हैं कि पढ़ने में आसान नहीं है। लिटरेरी ब्लॉग्स पर कलात्मक आवाज और आप्रवासी अकेलेपन के चित्रण की काफी तारीफ हुई है, पर साथ में ये चेतावनी भी है कि भाई ये सीधी सादी कसी हुई कहानी पसंद करने वालों के लिए शायद नहीं है। और देसाई के पिछले उपन्यास द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, उससे इसकी तुलना कैसे की गई है? कुछ कनेक्शन है? ये तुलना काफी दिलचस्प है। विश्लेषण कहता है कि विषय तो कुछ मिलते जुलते हैं, जैसे निर्वासन, प्रवास, इतिहास का बोझ, ये सब है, लेकिन सोनिया एंड सनी का कैनवास कहीं ज्यादा बड़ा है, ज्यादा प्रयोगधर्मी है, ज्यादा महत्वाकांक्षी लगता है। अच्छा। हाँ, और इसकी टोन भी ज्यादा विविध है। जहां इनहेरिटेंस में एक खास किस्म की उदासी थी, वहीं इस उपन्यास में उदासी के साथ साथ व्यंग्य है, हास्य है, यहाँ तक कि कुछ वीभत्स और अति यथार्थवादी रंग भी हैं। ऐसा लगता है जैसे देसाई अब कहानी को ज्यादा आजादी से बहने दे रही हैं, उसे ज्यादा फैलने, भटकने की इजाजत दे रही हैं। शायद ये उनकी लेखकीय यात्रा का अगला पड़ाव है। तो अंत में इस पूरी समीक्षा का निष्कर्ष क्या निकलता है? फाइनल वर्डिक्ट क्या है? समीक्षा का निष्कर्ष यही है कि ये उपन्यास शायद हर किसी के लिए नहीं है और ये सबको पसंद आए ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन ये आज के समय के साहित्य में एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ये पाठक से समय मांगता है, ध्यान मांगता है और इसके बहुस्तरीय संसार में उतरने की इच्छा मांगता है। लेकिन जो पाठक इसमें टिकते हैं, इसकी जटिलताओं से गुजरते हैं, उन्हें इनाम मिलता है। अकेलेपन, पहचान और अपनेपन की तलाश पर एक बहुत गहरा, सोचने पर मजबूर करने वाला और यादगार अनुभव। ये अप्रवासी जीवन और एक कलाकार के संघर्षों का बहुत ही सूक्ष्म और ईमानदारी से बुना गया चित्र है, और ये हमें याद दिलाता है कि कैसे हमारा पारिवारिक और सामूहिक अतीत अनजाने में ही सही हमारी आज की जिंदगी और हमारे भविष्य को लगातार गढ़ता रहता है। इस मूल्यांकन में उपन्यास को 5 में से 4.5 स्टार दिए गए हैं और इसे डायस्पोरा साहित्य और पोस्ट कॉलोनियल कला पर जो बहसें होती हैं उनमें एक मील का पत्थर माना जा रहा है। तो ये थी किरण देसाई के नए उपन्यास द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी पर आधारित इस विस्तृत समीक्षा की हमारी गहरी पड़ताल। वाकई एक ऐसी रचना जो साफ तौर पर कई परतों, गहरे सवालों और शायद कुछ अनसुलझे जवाबों से भी भरी है। बिल्कुल। और इस पूरी चर्चा के बाद, इस विश्लेषण को खंगालने के बाद एक सवाल जहन में रह जाता है जो शायद उपन्यास भी पाठक के लिए छोड़ जाता है। आज के इस आधुनिक दुनिया में जहां हम तकनीकी रूप से इतने जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया हमें हर पल कनेक्टेड महसूस कराता है। क्या सच में हमारा अकेलापन कम हुआ है?
या उसने बस अपनी शक्ल बदल ली है, और शायद वो पहले से भी ज्यादा गहरा हो गया है।